हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 100 पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। जैसा कि आपको पता है, हम केमिस्ट्री की पार्ट 2 तक ला चुके हैं, 1 और 2। और इस वीडियो की जो सबसे बेहतरीन चीज होने वाली है और आपके पेपर में आपको बहुत काम आने वाली है, वो है कि उन्हीं दो पार्टों में से जो भी बेस्ट 10 आंसर्स थे, जो भी बेस्ट 10 क्वेश्चंस थे, उन्हीं के हम 10 आंसर लाए हैं। सिर्फ इसमें 10 क्वेश्चन हैं और आपके पेपर के टाइम में, आपके जो पेपर में इन्हीं में से 10 मैं गारंटी लेता हूं कि 10 में से 10 आ सकते हैं अप्रॉक्स मेरे अकॉर्डिंग। और मैं गारंटी भी लेता हूं कि उसमें से 8 आएंगे, है ना। तो आपको 10 का लेना है। आपको अगर 20 से 25 नंबर अपने फिक्स कराने हैं तो इसमें 2-2 और 3-3 नंबर के ही बस क्वेश्चन है। 4 नंबर के मैं नहीं रखा हूं, इसलिए आप अच्छे से मेरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करना है आपको। तो फर्स्ट है मूलानुपाती सूत्र क्या है, ठीक है। इसका आंसर देखिएगा। मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र है, ठीक। मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र है जो बताता है कि उस यौगिक के अणु में कौन कौन से परमाणु हैं तथा उन परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात क्या है, ठीक है। इसका उदाहरण आप देखिएगा। इसका उदाहरण है C6H14, ठीक है। ये अणु सूत्र है, कोई भी लिखा था, है ना, कोई भी एग्जांपल मैं लिया हूं, अणु सूत्र है। अब इसी एक ऐसे नंबर से काटिए जो दोनों कट जाए। मैं 2 से काटा तो 3 से 6, 2 7 14, अब नहीं कटेगा। ये इसका मूल अनुपात है, सरलतम अनुपात, मूल अनुपाती सूत्र, समझ गए। एक अपने वे में सरलतम अनुपात से आप समझिएगा, ठीक है। अगला है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, मोललता की परिभाषा दीजिए, ठीक है। इसका आंसर है 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय की मोलों की संख्या, ठीक है, को मोललता कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मोललता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, ppm पार्ट्स पर मिलियन और फॉर्मलता, ये सब है ना। तो ये तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट था, आपके अकॉर्डिंग इन सब को क्लियर रखना है। और इस टाइप के क्वेश्चन इनमें अंतर या ऐसे आ सकते हैं ना, तो आपको ये सब देख लेना है। ये तो आने वाले क्वेश्चन है, तो ये आपको क्लियर ही रहना चाहिए, जो हर साल आते हैं। ये पेपर में आना ही आना है इनका, 1-2, है ना। मूललता, इसकी अगर आपको 2 नंबर पूरे पक्के करना है, 1 नंबर इसकी डिफिनेशन लिख दिए और एक फॉर्मूला भी लिख दो। 2 नंबर का तो आप लिख दिए, पर लेखक खुश होके, टीचर जो चेक करने वाला चेकर, आपको नंबर देगा, नहीं काटेगा एक भी। विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार ग्राम में, ठीक है। नीचे और है कि मोलों की संख्या मतलब भार बटा अणु भार होता है। और फिर इसे अगर अच्छे, हाँ, इसे स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, मोलरता को कैपिटल M से। बाकी आपको दिख रहा है पूरा आंसर। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए अगला आपके पास क्वेश्चन है, एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं, है ना। ये 3 नंबर, ये 2 नंबर का है। और अगर ये 3 नंबर में आएगा तो उसके गुण भी लिखिए। गुण मैं आपको बता दूंगा अभी इसी वीडियो में, पर अगर आपको 2 नंबर क्लियर करना है, थोड़ा लेखक उखा का भी डाल दो तो चेकर खुश हो जाता है कि लड़के के पास नॉलेज है। तो इसका आंसर सुनिएगा। गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में छिद्र युक्त कैथोड का प्रयोग कर यह सिद्ध किया कि नलिका में कैथोड किरणों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की किरणें भी उपस्थित रहती हैं, जो कैथोड के छिद्रों से बाहर निकलती हैं और धन विद्युत होती हैं। ये किरणें एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं, ठीक है। इसको कैथोड कहते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि इसके गुण जो होंगे, ये जो है पूरा आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये लो, एक ही फ्रेम में आ गया। हाँ, तो इस आंसर में अगर गुण पूछता है तो आपको बता देना है ये किरणें धनात्मक किरणें होती हैं, इन्हें हम प्रोटॉन किरणें भी कहते हैं, ठीक है। और ये वायु के ऊपर, वायु कितनी आयनित है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है ना। तो वायु के ऊपर, वायु की क्वालिटी, है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो आपको ये डीप जानकारी है, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना होगा जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे। ये आपके पेपर बेस है ना, आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। सिग्मा एवं पाई में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसका उत्तर, ठीक है, पहला देखिएगा। यह बंध SS, SP एवं PP कक्षकों में एक अक्ष पर उनके सिरों द्वारा अतिव्यापन से बनता है, ठीक है। और वो है, यह बंध PP के आंशिक अतिव्यापन से बनता है, ठीक है। वो PP बस में, ये SS, SP, PP सब में, ठीक है। अब अतिव्यापन अधिकतम होने के कारण बंध प्रबल होता है। अतिव्यापन आप समझते हैं, एक दूसरे, ओवरलैपिंग, मतलब एक दूसरे के अंदर घुसे रहते हैं, समझ गए आप। थोड़ा सा रिलेट करिएगा मैं जो बोल रहा हूं। अतिव्यापन आंशिक होने के कारण बंध दुर्बल होता है, ठीक है। इसमें आंशिक होता है, उसमें अतिव्यापन ज्यादा। ये कम क्रियाशील होते हैं बंध, सिग्मा बंध, क्योंकि ये ज्यादा मजबूत होते हैं इसलिए कम क्रियाशील, है ना। और प्रबल बंध होते हैं क्योंकि, और ये अधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि दुर्बल, टूट जाते हैं, कहीं पे भी कार्य कर लेते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे कवर कर लीजिएगा।
संकरण के नियम लिखिए। ठीक है, संकरण के नियम, संकरण वगैरह कम पूछता है पर नियम ज्यादा पूछेगा आपसे, मैं पहले बता दूं, तो आपको ये कर लेना है। एक फ्रेम में मैं आपको आंसर ला देता हूं तो आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब ये पूरा आ गया। चलिए अब हम एक बार इसे एक्सप्लेन कर दे, एक्सप्लेन नहीं, आंसर मैं पढ़ देता हूं। संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। ठीक है, संकरण के पश्चात प्राप्त होने वाले संकरित कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। संकरित में केवल कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, ये संकरण आपको, आपकी क्लास जल्दी ही स्टार्ट होने वाली इस चैनल में पूरी, तो आप उसमें अच्छे से समझिएगा क्योंकि आपको 12th में भी बहुत काम आने वाली है। अगला इसका जो हमारा जो बेस्ट क्वेश्चन है, जो आपके लिए एक पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आएगा इस ईयर, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आएगा इस ईयर, 20 से 25 नंबर की वीडियो 10 ही क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? ठीक है, तो पढ़िएगा। आवर्त सारणी जो है, पहले मैं आवर्त सारणी आपको ये आधुनिक आवर्त नियम जो है तो बहुत ही एक लाइन का था, तो आवर्त सारणी के बारे में मैं भी कुछ बता दिया हूं। ठीक है, यह रासायनिक तत्वों की एक तालिका है जो परमाणु संख्या के क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित है कि समान परमाणु संरचना वाले तत्व ऊर्ध्वाधर स्तंभ में प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, ये आपके सामने पूरा आंसर था, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। फिर है आधुनिक आवर्त नियम, इसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, तत्वों के रासायनिक भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन रहते हैं, परमाणु नंबर, एटॉमिक नंबर्स के आवर्ती फलन रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं? ये 3 नंबर में क्वेश्चन आए करते हैं, इन्हें आपको बड़े लिखना पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नहीं पढ़ के जाएंगे और आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए, तो आप प्लीज इसे कवर कर लीजिएगा एनसीईआरटी एमपी बोर्ड के लिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी विधि है जिससे विलेय पदार्थों की अलग करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विलेय पदार्थों को अलग करने में प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग रंगों को अलग करने के लिए किया जाता था, इस कारण इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। क्रोमेटोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला शब्द क्रोमो और दूसरा ग्राफिक है। ठीक है, आपको ये सब लिख देना है, आपको लेखक खुश हो जाएगा, भाई ये इस लड़के के पास नॉलेज है, एक ही समझ गए ना। तो आपको वो देखना है, एक फ्रेम में मैं आंसर ला देता हूं, आप कवर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम देने वाला है क्रोमेटोग्राफी क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने 8th नंबर में। ये 8th क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी तक सभी इंपॉर्टेंट थे, 8th नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोल संकल्पना क्या है? ये 2 नंबर का प्रश्न है, लेकिन आते हैं ये आने वाले हैं, प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं और ये प्रश्न आएंगे ही आपके मॉडल में भी ये दिए हैं, है ना। मैं मॉडल प्रीवियस सबसे उठाऊं आपके, ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, आपको पेपर में दिखेंगे, 8 तो दिखेंगे ही। ठीक है, कंफर्म है। मोल संकल्पना के अनुसार एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण होते हैं जितने शुद्ध, ठीक है, C12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, मोल किसी पदार्थ की मात्रा या इकाई है, जैसे लंबाई की इकाई क्या है? मीटर है, या मात्रक मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, बफर विलयन के उपयोग लिखिए। ठीक है, पहला उपयोग देखिएगा, रासायनिक क्रियाओं में वेग के अध्ययन में पीएच का मान स्थिर रखने के लिए बफर विलयन प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, पहला हो गया। किण्वन अल्कोहल का निर्माण के लिए पीएच 5 से 6.8 ये पीएच मान, ठीक है, 5 से 6.8 के बीच होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा, शक्कर और कागज का निर्माण तथा विद्युत लेपन निश्चित पीएच पर होता है इसके लिए। ठीक है, ये आपको देख लेना है। लास्ट क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट 3 नंबर में आता है ना, 3 नंबर वाला प्रश्न, ये क्वांटम संख्या क्या है, 2 नंबर में भी आता है, यही कितने प्रकार की होती है। अगर इसके आगे होता समझाइए तो ये 4 नंबर का भी प्रश्न बन जाता, सबको समझाना पड़ता आपको, कौन कौन सी मुख्य, दिगंशी, चुंबकीय, चक्रण, ये सबको, है ना, समझ रहे हो ना आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वांटम संख्या क्या है? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त संख्याओं के समूह को क्वांटम संख्या कहते हैं। आप समझ जाइएगा, ये 4 नंबर का प्रश्न है, अगर समझाइए लगा होता, बहुत जरूरी प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, मैं इसे समझाया नहीं है, आपको कर लेना है अपनी नोटबुक से। बाकी मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, उसे मुख्य क्वांटम संख्या को n से, दिगंशी क्वांटम संख्या को l से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से, चक्रण क्वांटम संख्या को s से प्रदर्शित करते हैं।
तो आज तक की हमारी वीडियो यही थी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए आपको कौन से किस टॉपिक में आंसर्स चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो भी हम देंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।